वेलकम टू द शिक्षा यंत्र। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक और नए लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है अकाउंटेंसी के लिए। और अगर आपको अकाउंटेंसी में महारत हासिल करनी है, अगर आपको अकाउंटिंग में प्रो बनना है, प्रो, तो उसके लिए एक चैप्टर मस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम होने वाला है द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जी हाँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बिना रूल्स, बिना विदाउट दीज रूल्स आपके अकाउंटिंग कुछ नहीं है। यानी कि रट्टे तो मार सकते हो आप, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल आप प्रिंसिपल्स को, रूल्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। जो इसके रूल्स हैं वो हमें पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से उन रूल्स के बेसिस पर हम अकाउंटिंग की एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, ये सब हम लोग आज देखेंगे आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये चैप्टर या फिर अकाउंटेंसी किन रूल्स पर चलती है, ये सब साफ हो जाएगा। साफ मतलब पानी की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। सबसे पहले रूल्स पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, या अगर मैं कहूं अप्रोचेस। हमारे पास अकाउंटिंग रूल्स को अप्रोच करने के लिए दो तरीके होते हैं। अकाउंटिंग को समझने के लिए दो तरीके होते हैं बेटे। एक क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक क्या है, मॉडर्न अप्रोच। दो अप्रोच है, क्या क्या, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब पुरानी, जो पुरानी चलती हुई आ रही है, परंपरागत, जो परंपरा चलती आ रही थी ना पहले से, उसे ट्रेडिशन कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। जो पुरानी अप्रोच है जिसको हम स्टार्टिंग से और अब कुछ टाइम तक फॉलो किया, लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ टाइम से चेंज हो गई है और क्या हो गई है, मॉडर्न अप्रोच। अभी हम लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन पढ़नी आपको दोनों है। क्योंकि अगर आप पुरानी अप्रोच को फॉलो करते हो, उसके बाद भी आपका आंसर सेम ही होने वाला है, आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सेम ही होगी। आप कोई सी भी अप्रोच को फॉलो करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपसे आप इस अप्रोच को फॉलो करो, इसको मत करो, या इसको करो, नहीं को फॉलो मत करो। नो, यू कैन गो विथ एनी अप्रोच आउट ऑफ दीज टू। आप किसी भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हो इन दोनों में से, या तो ट्रेडिशनल या मॉडर्न। लेकिन ध्यान रहे, एक साथ दोनों को फॉलो करोगे तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्रिस्टल क्लियर, मैंने कहा था पानी की तरह साफ रहना है आपको इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले क्या हमारे पास, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग तीन टाइप के अकाउंट्स पढ़ते हैं। तीन टाइप के अकाउंट्स। नंबर वन, रियल, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। क्या क्या बताया मैंने, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। तो ये ध्यान रहे, ये तीन टाइप के अकाउंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है, जो भी चीजें, जो भी आइटम्स बिजनेस के अंदर रियलिस्टिक है, रियल है, वास्तविक है, उन चीजों की रिकॉर्डिंग करनी है एज पर दी रियल अकाउंट। अब वो वास्तविक और रियलिस्टिक चीजें क्या हो सकती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल कहते हैं नाम मात्र के लिए, दैट मीन्स दे आर नॉट एक्चुअली अकाउंट्स बट वी आर ट्रीटिंग देम लाइक अकाउंट। तो वो अकाउंट होते नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको अकाउंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट्स में, नाम मात्र के लिए अकाउंट मान के। तो नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। थर्ड वन इज पर्सनल अकाउंट, यानी कि विच आर रिलेटेड टू पर्सन। जो भी पर्सन से रिलेटेड है, बिजनेस हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शन किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, किसी व्यक्ति से हो सकती है, तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन की रिकॉर्डिंग बिजनेस में कैसे करनी है, ये हमें बताएगा कौन, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट में सबसे पहले जो भी चीजें वास्तविक है, रियलिस्टिक है, वो क्या है, उन्हें हम कहते हैं बेटे एसेट्स। उन्हें क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। दैट मीन्स एसेट्स बिजनेस के लिए रियलिस्टिक एक आइटम है, एक रियलिस्टिक चीज है, थिंग है, उनको हमें रिकॉर्ड करना है रियल अकाउंट के अंदर।
तो सबसे पहली बात क्लियर हो गई कि रियल अकाउंट के अंदर क्या आने वाली है, सारी असेट्स। अभी असेट्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बेटे। सेकंड हमारे पास क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, मैंने बताया नाम मात्र के लिए, जो सिर्फ नाम के लिए अकाउंट्स होते हैं। दैट मींस अकाउंट्स है नहीं, बट हम मान रहे हैं, हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं एज एन अकाउंट। तो इसमें क्या क्या आएगा बच्चों, पहला क्या है, एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस क्या होता है ये भी मैं बताने वाला हूं, और लॉस, और इनकम, और प्रॉफिट, ये चार चीजें इसके अंदर बेटे आने वाली हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, इन चार चीजों के बारे में हम लोग अभी देखेंगे आगे क्या क्या होती हैं, कैसी होती हैं। पर्सन पे आते हैं तो हमारे पास क्या है, रिलेटेड टू पर्सन, यानी कि एक पर्सन से रिलेटेड, एक पर्सन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस पर्सन की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है वो हमें ये रूल बताएगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का राम श्याम कोई भी हो सकता है, एबीसी कंपनी हो सकती है, एबीसी एंड सन्स फर्म हो सकती है, तो उस बिजनेस से बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो सकती है, या बिजनेस टू पर्सन या कस्टमर ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो वो कैसे होंगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप बीएसटी पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर, सी टू सी कस्टमर टू कस्टमर। तो यहां पर सी टू सी तो नहीं पता, लेकिन बी टू बी और बी टू सी जरूर होगी। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे पर्सनल अकाउंट्स में। ठीक है, सो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि असेट्स क्या होती है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट्स क्या होते हैं रिलेटेड टू पर्सन में, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आने वाला है। आइए देख लेते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले बात करें रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में बेटे क्या आने वाला था, बताया था मैंने, एसेट्स। इसका सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका रूल। इसका रूल क्या होता है, देखो बच्चे, इसका रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। मेरे साथ साथ बोलेंगे बेटे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे पहली चीज, ये डेबिट क्या है, ये क्रेडिट क्या है, इनका क्या मतलब है। मैंने कहा बेटे डेबिट और क्रेडिट, इनका क्या मतलब है। आप लोगों ने किसी भी शॉप पर, किसी भी दुकान पे आपने देखे होंगे, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें वो जो उधार के कस्टमर्स होते हैं उनका लेखा जोखा रखते हैं। हाँ भाई ये राम का है, इसने इतना दूध उधार लिया, इसने चावल लिए, इसने दही ली, इसने दाल ली, इसने ये सब्जी ली, इसने सामान लिया। पूरा खाता उनका एक पेज पे तैयार होता है, एक रजिस्टर में मेंटेन होता है। मंथ के एंड में या कुछ कुछ डेज में वो कस्टमर आता है, अपना हिसाब करवाता है और पैसे देके चला जाता है। तो वो ओनर क्या करता है, जब तक उसने उधार लिया उसका लिखता गया, प्लस प्लस करता गया। जब उसने पेमेंट कर दी उसमें से सब माइनस कर दिया और अकाउंट खत्म कर दिया। ये नॉर्मली होता है बिजनेस, जो छोटी मोटी दुकान शॉप के ओनर्स करते हैं। बट यहां क्या है, यहां प्रोफेशनली उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑफिशियली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यहां पर हम लोग प्लस माइनस नहीं जानते, यहां प्लस माइनस नहीं करेंगे, यहां पे हम या तो आइटम को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि डेबिट मतलब प्लस है एंड क्रेडिट मतलब माइनस है, और ना मैं ये कह रहा हूं कि डेबिट मतलब माइनस है एंड क्रेडिट मतलब प्लस है। ठीक है, तो याद रहे, डेबिट का प्लस या माइनस होना, क्रेडिट का प्लस या माइनस होना डिपेंड करता है इनके रूल्स पे, इनकी ट्रांजैक्शन पे और टाइप ऑफ अकाउंट पे। तो इसीलिए अभी सिर्फ रूल देखना है, डेबिट का प्लस कब होना है,
डेबिट का मतलब माइनस कब होगा, क्रेडिट का मतलब प्लस कब, और क्रेडिट का मतलब माइनस कब होगा, ये आपको रूल्स पे पता चल जाएगा इजीली। आप रूल पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या प्लस होने वाला है, क्या माइनस, और यहां पे क्या डेबिट का क्रेडिट होना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, रियल अकाउंट में क्या आने वाला था बताओ, रियल अकाउंट में क्या आएंगे, सब एसेट्स आने वाली हैं। तो मुझे बताइए एसेट्स जब भी बिजनेस में व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आइटम कोई भी एसेट्स बिजनेस के अंदर आ रही है तो उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो आप ये अब यार बताइए मुझे कि बिजनेस में जब कोई एसेट आ रही है तो वो प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है, क्या कहा, प्लस, वेरी गुड, प्लस हो रही है। तो अब समझ में आ गया ना कि यहां पर रियल अकाउंट के अंदर प्लस, डेबिट का मतलब क्या है, प्लस। और जब भी कोई एसेट बिजनेस से जा रही है दैट मींस क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि अगर कोई एसेट बिजनेस से जा रही है यानी कि उसे हम बेच रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या उसे हमने बेकार कबाड़े में बेच दिया, कुछ भी कर दिया, बट बिजनेस से जा रही है बाहर, दैट मींस उसे हमें क्रेडिट करना है। जब बिजनेस से कोई एसेट बाहर जाएगी तो वो क्या होगी, बिजनेस से माइनस होगी। तो क्रेडिट का मतलब यहां पर क्या हो गया, माइनस। तो रियल अकाउंट के लिए डेबिट मतलब प्लस हो गया एंड क्रेडिट मतलब क्या हो गया बेटे, माइनस, वेरी गुड। तो यहां के हिसाब से तो हमें समझ में आ गया कि जब भी कोई एसेट्स, एसेट्स मैं फिर कह रहा हूं, मैं बताऊंगा क्या होती है आगे, जब भी कोई एसेट्स बिजनेस में आएगी तो उसे डेबिट करना है, जब भी जाएगी तो क्या करना है, क्रेडिट। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में एक ट्रांजैक्शन देता है कि बिल्डिंग परचेज, हमने एक बिल्डिंग परचेज कर ली बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो आप बताइए वो बिल्डिंग बिजनेस के लिए आ रही है कि बिजनेस में बाहर जा रही है, ऑब्वियसली बिजनेस में वो बिल्डिंग आ रही है, बिजनेस खरीद रहा है तो बिजनेस की बिल्डिंग हो गई, बिजनेस के पास वो बिल्डिंग आ गई। तो इस केस में बिल्डिंग क्या होने वाली है बेटा, बिल्डिंग क्या है, एक एसेट है। कैसे है, क्यों है, मैं आगे बताऊंगा। तो बिल्डिंग क्या आई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, बिल्डिंग, तो क्या करना है बिल्डिंग को, डेबिट। वेरी, अरे तुम तो बहुत समझदार हो, शाबाश, डेबिट करना है बिल्डिंग को, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सही है, ये डेबिट हो गया बिल्डिंग का अकाउंट। उसके बाद अब ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो इन रिटर्न कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई, कोई बिल्डिंग फ्री में तो देगा नहीं, तो बदले में क्या दोगे, मनी भाई, यानी कैश दोगे। दैट मींस कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। कैसे है, क्यों है, फिर आगे बताऊंगा। तो कैश आपकी एसेट है और वो क्या है, जा रही है। कैश के जाने पर ही तो बिल्डिंग आई है ना, तो बिल्डिंग आई, कैश गया, तो बिल्डिंग कम्स इन एंड कैश गोज आउट। तो कैश क्या होगा बेटे, क्रेडिट। सो सिंपल, तो इतनी आसान है ये, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर द रियल अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को हम लोग गेन्स भी कहते हैं। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हम आगे ग्रेजुअली सी करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, डिफरेंसेस क्या क्या है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताया मैंने बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी भी ये नहीं कह रहा कि डेबिट का मतलब प्लस ही होगा हमेशा एंड क्रेडिट मतलब माइनस होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने रियल अकाउंट में देखा कि डेबिट प्लस हो रहा था, एसेट्स के आने पे हम लोग डेबिट कर रहे हैं तो वो प्लस हो गया, और जाने पे क्रेडिट कर रहे हैं तो वो माइनस हो गया। बट नॉमिनल अकाउंट में क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो भी खर्चे, एक्सपेंस क्या है, खर्चा, लॉस क्या है, घाटा, यानी कि जो भी एक्सपेंस कर रहे हो आप, खर्चा कर रहे हो, खर्चे में क्या होता है, पैसा आएगा कि जाएगा, जा रहा है ना, तो पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है। अब खर्चे क्या हो रहे हैं, आपकी जेब से माइनस तो होना है। खर्चे का मतलब क्या है, प्लस होना नहीं है, माइनस होना है। दैट मींस बिजनेस में से माइनस हो रहा है।
तो अब वो क्या हो रहा है, डेबिट। तो यहां तो माइनस हो गया डेबिट, यानी कि डेबिट मतलब माइनस है, लेकिन रियल अकाउंट में डेबिट मतलब क्या है, प्लस है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्लैरिफाई, हम साफ नहीं कह सकते कि डेबिट का मतलब प्लस ही है और क्रेडिट मतलब माइनस ही है, डिपेंड करता है अपॉन द रूल्स। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, आपके घाटे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, आपके यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, आपके यहाँ आपने रेंट पे करना है, आपने बिजली का बिल पे करना है, टेलीफोन बिल पे करना है, XYZ जो भी खर्चा आप कर रहे हो बिजनेस के पर्पज से, बिजनेस के इनकम के लिए, वो सब एक्सपेंस कहलाता है। कोई भी लॉस बिजनेस में आपको हो सकता है, वो लॉस, ये दोनों चीजें डेबिट करनी है। कोई भी इनकम आपको हो रही है, आपने गुड्स सेल करे, माल बेचा है, आपने पैसा कमाया है, वो इनकम है। आपने कुछ और अमाउंट कुछ कबाड़े में बेच दिया, आपने कुछ एसेट्स पड़ी थी बेकार, वो बेच दी, उनसे सेल पैसा आ रहा है, वो इनकम है। इसके अलावा प्रॉफिट्स और गेन्स आपको होते रहते हैं बिजनेस में, छोटे छोटे होते रहते हैं, तो वो आपको रिकॉर्ड करने, यहाँ पर वो क्रेडिट होने। तो इस रूल के हिसाब से ये साफ हुआ कि जो भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं डेबिट होने, जो आपके इनकम एंड गेन्स हैं वो क्रेडिट होने। ठीक है, तो ये रूल हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट का। भी एक्सपेंस, लॉसेज, क्रेडिट, इनकम और प्रॉफिट्स एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास लास्ट हमारे पास क्या है, पर्सनल अकाउंट। इसका रूल क्या है बेटे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है बेटे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, शाबाश। ठीक है, ये रूल आपको यहां सेट होने चाहिए, यहां सेट हो गए तो आपके लिए अकाउंटिंग मक्खन है, बिल्कुल इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दैट मींस ये रूल का मतलब क्या है कि जो भी पर्सन है, अगर वो रिसीवर है उसे आपने डेबिट करना है, अगर वो पर्सन गिवर है तो उसे आपने क्रेडिट करना है। सपोज आपने, यानी कि बिजनेस ने कुछ अमाउंट पे किया है मिस्टर राम को, मिस्टर राम को आपने पैसे पे किए हैं किसी चीज के बदले में, कुछ भी आपने, कुछ उधार था, कुछ लिया था, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो राम बताइए कैश रिसीव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो राम क्या है, रिसीवर हो गया, तो रिसीवर कौन हुआ, राम, तो राम क्या हो जाएगा बेटे यहां पे, डेबिट। अब यही मान लीजिए इसको उल्टा कर देते हैं, अगर वो राम बिजनेस को कुछ अमाउंट पे कर रहा है किसी चीज के बदले में, कुछ माल लिया था, कुछ उधार लिया था, बिजनेस का पैसा था राम पे, वो बिजनेस को दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, राम क्या गिवर हो गया, तो राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये ऐसे आपको जज करना है कि क्या वो जो पार्टी जिससे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो पर्सन है, और पर्सन है तो क्या रिसीवर है या गिवर है, ये आपने एंट्रीज ट्रांजेक्शन को पढ़ के जज करना है कि वो क्या है। ठीक है, इसके बाद ये रूल हमारे यहां पे कंप्लीट हो जाता है पर्सनल अकाउंट का। तो ये हमारे 3 रूल्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटे, चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अभी मैंने बताया था आपको कि एसेट्स क्या होती है, हम अभी देखेंगे, तो उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, अपनी मॉडर्न अप्रोच और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स क्या होती हैं, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। बेटा एसेट्स बताया था मैंने, वहां पर भी एसेट्स थी, हमें अभी पढ़ने वाले हम लोग क्या होगी इसके बाद, जस्ट वही पढ़ेंगे हम लोग, सब समझेंगे, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल। मॉडर्न हमने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 3 टाइप ऑफ अकाउंट थे, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। सॉरी, मॉडर्न अप्रोच में कितने अकाउंट है बेटे, 5। हमारे पास 5 टाइप के अकाउंट्स होने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच के अंदर। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 लायबिलिटीज, नंबर 4 रेवेन्यू, नंबर 5 कैपिटल। कैपिटल आप जानते होंगे क्या होती है, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, यानी कि जो अमाउंट एक ओनर, एक बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में याद होगा, मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जब हमने पढ़ी थी तो उसमें कैपिटल बताया था क्या होती है, और कैपिटल के नाम बताए थे क्या होते हैं, नेट वर्थ भी कहते हैं,
ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं इसी को। कैपिटल के 3 नाम होते हैं, तो याद रखना, भूलना नहीं। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है बेटे, रूल्स के बारे में समझते हैं। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों का रूल बेटे एक ही रहने वाला है। इन दोनों का रूल क्या रहेगा, एक ही रहेगा। लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इन तीनों का बेटे रूल एक ही रहेगा। मैं क्यों कहूं आपको कि 5 का अलग अलग बताऊं और 5 को याद करो अलग अलग, बिल्कुल नहीं। मैं आपके लिए इजी कर रहा हूं, बिल्कुल आसान कर रहा हूं उसको याद करना, इसको समझना। देखिए, एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल मॉडर्न अप्रोच में क्या कहता है, जब भी आपकी एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, यानी कि इंक्रीज होंगे यानी कि बढ़ेंगे, तो बेटा क्या होंगे वो, उन्हें आपने डेबिट कर देना है, सिंपल। जब भी एक्सपेंसेस और एसेट्स आपके इंक्रीज हो रही है, आपने उसे डेबिट करना है। लेट सपोज बिल्डिंग का मैंने एग्जांपल लिया था रियल अकाउंट के लिए, बिल्डिंग को ही यहां लेते हैं। बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हो, बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, तो बिल्डिंग जब बिजनेस में आ रही है तो आने पे वो प्लस हो गया, नहीं इंक्रीज होगी ना। हमने यहां देखा था क्या कि बिल्डिंग आने पे क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो मतलब इंक्रीज हो रही है। हमारे पास पहले एक भी बिल्डिंग नहीं थी, बिजनेस के पास जीरो थी। अब हमने एक खरीद ली, तो जीरो से क्या हो गई, जीरो से एक हो गई। हमने एक और ले ली, एक से क्या हो गई, दो हो गई। तो ये इंक्रीज हो रही है ना परचेज करने पे, तो इंक्रीज होने पे वो क्या होने वाली है, तो इस केस में क्या होगी, एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स है और वो क्या हो जाएगी, डेबिट। ठीक है। इसी तरीके से बेटे अगर एसेट्स, हमारी एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर हमारे डिक्रीज होते हैं तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। अब आप लोग पूछेंगे कि सर एक्सपेंस तो इंक्रीज हो सकते हैं, समझ में आता है, लेकिन डिक्रीज कैसे हो सकते हैं, एक्सपेंस डिक्रीज कैसे हो सकते हैं, खर्चे कभी कम होते हैं भला, लेकिन मैं कहता हूं होंगे, होते हैं। कैसे, देखिए सपोज कीजिए आपने, ये मंथ कौन सा है, सितंबर, नवंबर मंथ का आपका कुछ खर्चा था, वो खर्चा आपने अक्टूबर में कर, इसमें सितंबर में कर लिया। अगला अक्टूबर मंथ है, ये सितंबर है, अक्टूबर मंथ का आपने कोई खर्चा सितंबर में ही कर दिया। ठीक है, सपोज कीजिए अक्टूबर का आपका सारे खर्चे मिला के, जिसमें रेंट भी आता है आपके घर का, घर का रेंट वेंट सब मिला के मान लीजिए खर्चा आपका है 20,000 रुपए का, इंक्लूडिंग द रेंट, रेंट को मिला के 20,000 आपका खर्चा है महीने का। उसमें से आपने सितंबर में ही 5,000 का रेंट जो बनता है आपका, वो आपने कब दे दिया, सितंबर में पे कर दिया। तो आप मुझे बताइए बेटे, अक्टूबर के खर्चे आपके क्या हो गए, 20 से कितने के रह गए, 15 के रह गए कि नहीं रह गए, खर्चा कम हुआ कि नहीं हुआ अक्टूबर से, अक्टूबर का हुआ ना, देखा। तो एक्सपेंसेस भी यानी कि डिक्रीज हो सकते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं। इंक्रीज कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए 20,000 रुपए खर्चा था हमारा महीने का, उसमें हमने कुछ और एक्स्ट्रा कुछ खर्चे कर दिए, तो वो इंक्लूड हो जाएंगे, तो खर्चा बढ़ गया, तो एक्सपेंसिव इंक्रीज होते हैं। जैसे कि पिछले महीने हमने अगस्त में सैलरी पे करी थी, सितंबर आ गया, सितंबर में सैलरी पे कर रहे हैं स्टाफ की, कुछ स्टाफ नया आ गया तो वो सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी इंक्रीज हो सकती है। आपका बिजली का बिल है, पिछले महीने 500 का आया था, इस महीने 1,000 रुपए का आ गया, इंक्रीज हो गया। तो एक्सपेंसेस और एसेट्स बोथ कैन इंक्रीज एंड बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब भी एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होने वाले हैं तो उन्हें क्रेडिट करना है, सॉरी डेबिट करना है, और जब भी वो डिक्रीज होंगे तो उन्हें क्रेडिट करना है। वेरी गुड, सीख गए, शाबाश। अब आते हैं बाकी बचे हुए तीनों अकाउंट पे, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल। इन तीनों के लिए रूल एक चलता है क्या, ये जब भी बेटे इंक्रीज होंगे, ये जब भी इंक्रीज होंगे इन्हें क्या करोगे, क्रेडिट। हाँ क्रेडिट करना है बेटे इंक्रीज होने पे, और जब भी डिक्रीज होंगे तो क्या करना है इनको बेटे, डेबिट करना है। बहुत इजी कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, मॉडर्न अप्रोच का रूल बहुत इजी कर दिया है। अगर अब भी याद नहीं कर पाए, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो बेकार है बेटा, कहीं नहीं आने वाला। जाओ, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, इनका रूल क्या है, जब भी ये इंक्रीज होने वाली है इन्हें क्रेडिट करना है, जब भी डिक्रीज होंगे तो क्या करोगे, डेबिट।
कैसे? लायबिलिटी क्या होती है मैं बताऊंगा आगे। कैपिटल, कैपिटल एक बिजनेस में जो ओनर इन्वेस्ट करता है। अभी तक बिजनेस में कैपिटल जीरो थी, अब बिजनेस शुरू किया गया है, 2 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, जीरो थी, अभी क्या हो गई 2 लाख। क्या हो गई बेटे? इंक्रीज या डिक्रीज? शाबाश, ये बच्चा बहुत सही बोला, इंक्रीज। तो 2 लाख रुपए से कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो उस कैपिटल को आप क्या करने वाले हो? डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, क्रेडिट करने वाले हो, क्रेडिट हो जाएगी। अब मान लीजिए ओनर को कुछ जरूरत पड़ गई पैसों की, उसने वो पैसा वापस निकाल लिया बिजनेस में से, उसने वो कैपिटल विड्रॉ कर ली, पैसा निकाल लिया अपने घर के यूज के लिए, किसी पर्सनल काम के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो वो कैपिटल अब जो 2 लाख की थी, वो मान लीजिए उसने 50,000 निकाल लिए, कितने की बची अब? 1.5 लाख की। दैट मीन्स वो कैपिटल 2 लाख से कितने की रह गई? 1.5 लाख। डिक्रीज हो गई नहीं हो गई? तो उसे क्या कर दोगे? डेबिट। वेरी गुड, बात इतना सिंपल है यार, इतना इजी है। ठीक है, तो ये रूल्स ऐसे हैं ट्रेडिशनल के और मॉडर्न के। मैं समझता हूं कि आपको सारे रूल्स, दोनों रूल्स ट्रेडिशनल के भी और मॉडर्न के भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे ये आइटम्स क्या होते हैं, असेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, रेवेन्यूज क्या होते हैं, एंड कैपिटल पता ही आपको क्या होती है। चलिए, आइए बेटे, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसेट्स की। देखिए एसेट्स, बेटा एसेट्स क्या होती है? एसेट्स एक बिजनेस की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ any kind which provides benefits and owned by the business. That means क्या मतलब बेटे इसका? यानी कि एसेट्स वो प्रॉपर्टी है जो बिजनेस ने ओन की हुई है, बिजनेस ने खरीदी हुई है। बिजनेस उस एसेट्स का, उस प्रॉपर्टी का क्या है? मालिक है, ओनर है उस बिजनेस का, उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी का। और उस प्रॉपर्टी से उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे कि अगर बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है या फिर कोई फ्लैट है या कोई जमीन है, कोई लैंड है, उस पर उसने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो उसको बेनिफिट क्या मिल रहे हैं बेटे? उसका बिजनेस सेटअप है, वहां से बिजनेस रन हो रहा है, तो ये उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और वो बिजनेस, उसका बिजनेस मालिक है उस लैंड का, उस बिल्डिंग का, उस फ्लैट का, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एक तो ओनर हो गया, ठीक है, और दूसरा उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसका बिजनेस रन हो रहा है वहां से, तो इसलिए वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी? एसेट्स। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई बिल्डिंग है, कोई मोटर व्हीकल है, कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई भी एसेट्स है बिजनेस के लिए, वो क्या है? एसेट्स। कोई प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि बिजनेस को उससे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अभी देखिए इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं बेटे। अगर मैं टाइप्स की बेटे बात करूं तो टाइप्स क्या क्या होंगे हमारे पास? देखिए 2 टाइप होते हैं बेटे। एक क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स। सेकेंड वन क्या होती है? करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स, ये 2 टाइप की एसेट्स होती हैं। नॉन करंट कौन सी होती हैं बेटे? विच प्रोवाइड्स बेनिफिट्स मोर देन अ ईयर।
यानी कि वो एसेट्स, वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस को बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन एक साल से ज्यादा का बेनिफिट दे रही हैं, जैसे कि बिल्डिंग या फिर वो लैंड जहां पर बिजनेस सेटअप है, बिजनेस को उससे बेनिफिट मिल रहा है, बिजनेस सेटअप है, बिजनेस रन हो रहा है वहां से, और ऑब्वियस सी बात है वो बिल्डिंग, वो लैंड एक साल से ज्यादा के लिए ही एक्वायर की कंपनी ने एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो उस लैंड पर जहां बिजनेस रन हो रहा है वो एक साल से ज्यादा के लिए एक्वायर्ड है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, वो बिल्डिंग, वो लैंड क्या कहलाएगी बेटे, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स उसको हम कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा करंट एसेट्स क्या होती हैं बेटे, विच प्रोवाइड्स बेनिफिट्स अप टू अ ईयर, यानी कि ऐसी एसेट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो बिजनेस को प्रॉफिट तो दे रही हैं, यानी कि बेनिफिट तो दे रही हैं, बिजनेस से उनको ओन भी किया हुआ है, ओनर भी है बिजनेस, लेकिन वो बेनिफिट सिर्फ एक साल तक यानी 11-12 महीने तक का ही बेनिफिट देती हैं बस। ऐसी कौन सी एसेट्स हो सकती हैं, जैसे कि कैश, आपकी जेब में अगर कैश है तो कब तक कैश करोगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, साल भर। तो कैश वो एसेट्स है, वो प्रॉपर्टी है, वो आइटम है जिसको आप कम से कम यूज टाइम के लिए यूज करते हो, पैसा आया उड़ा दिया, खाने में, घूमने में, पीने में, मौज मस्ती में उड़ा दिया, या फिर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में तो बेटा कैश कभी भी आपके पास स्टेबल नहीं रहता, कभी फिक्स नहीं रहता आपके पास, कैश तो आता जाता रहता है। तो इसलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा कैश किस में आएगा बेटे, करंट एसेट्स में आएगा। क्यों, बिजनेस के अंदर कैश की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली मूवमेंट पे होते हैं, तो इसीलिए बिजनेस के लिए तो कैश हमेशा क्या रहने वाली है, करंट एसेट्स। तो इस टाइप की जो भी एसेट्स हैं, अगर मैं बात करूं स्टॉक की, स्टॉक कहते हैं जो आप बिजनेस में, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, सपोज आपका बिजनेस फर्नीचर का है, तो आपके बिजनेस में डबल बेड्स होंगे, सिंगल बेड होंगे, चेयर्स होंगी, टेबल्स होंगी, ये सब जो आइटम है आपके पास, वो सब क्या आपका स्टॉक कहलाएगा। और ये स्टॉक आप क्या चाहते हो, क्या आप बचा कर रखो साल भर या उससे ज्यादा, नहीं, आप क्या चाहते हो कि मेरा स्टॉक तो आज के आज बिक जाए, आज के आज मतलब विद इन द डे मेरा सारा स्टॉक सेल हो जाए, मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए स्टॉक भी आप विद इन द ईयर बेचने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो स्टॉक कभी भी बेचा जा सकता है और कभी भी खरीद सकते हैं हम लोग, तो फ्रीक्वेंटली स्टॉक भी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, इसलिए स्टॉक को भी हम कभी भी नॉन करंट एसेट्स नहीं मानते, भले ही वो एक साल से पड़ा हुआ हो स्टॉक, फिर भी वो क्या है, करंट एसेट्स में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई लाइफ डिपेंडेंट नहीं है कि कब उसको हम बेच दें, कोई एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं पता, तो इसलिए वो हमेशा किस में आएगा, करंट एसेट्स में विद इन द ईयर। आप पूछोगे बेनिफिट क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है उससे हमारी इनकम होने वाली है, वो स्टॉक हमको इनकम देने वाला है, ये बेनिफिट है उससे। ठीक है, तो इसलिए वो हमारी करंट एसेट्स है बेटे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एसेट्स। अगर बेटे मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो फिक्स एसेट के एग्जांपल देखिए बेटे क्या क्या होने वाले। मैंने कहा बिल्डिंग एक नॉन करेंट एसेट्स है, बता दिया मैंने क्यों नॉन करेंट एसेट्स है, क्योंकि बिल्डिंग एक साल तक तो हम उसमें बिजनेस रन नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली जब परचेज करी तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी है, लंबे समय के लिए खरीदी है, तो वो एक साल से ज्यादा ही रन करेंगे उसमें हम बिजनेस, तो बिल्डिंग हमारे पास रहेगी मोर देन अ ईयर, तो इसलिए वो क्या है, एक फिक्स एसेट्स है। इसके अलावा लैंड भी मैंने बताया वैसी सेम। इसके अलावा कोई मोटर व्हीकल है आपके पास, आप कोई भी कार बाइक परचेज करते हो तो एटलीस्ट उससे एक साल तक तो यूज करते हो ना, तो बिजनेस में भी अगर कोई लोडिंग के लिए कोई ट्रक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का सामान हमारे पास है, कोई व्हीकल है, तो उसको भी हम मोस्टली एक साल से ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो मोटर व्हीकल भी क्या होता है, एक नॉन करेंट एसेट्स में आता है। ठीक है बेटे, इसके अलावा बेटे और क्या हो सकता है हमारे पास, मोटर व्हीकल के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो लंबे समय के लिए हमने कर रखी है किसी दूसरी कंपनी में। ठीक है, एटसेट्रा, यानी कि कोई भी ऐसी एसेट है बेटे, कोई भी ऐसी एसेट, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, आपका प्लांट हो गया, तो ये सब चीजें जो भी हैं जो एक साल से ज्यादा आप लोग यूज करने वाले हैं, कोई भी हो सकती है वो एनीथिंग, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स। अभी हम आगे भी लिखेंगे,
वो होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स, या उसे हम फिक्स एसेट्स भी या लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं बेटे। फिर आते हैं करंट एसेट्स पे हमारी। तो करंट एसेट कौन सी होती हैं? जो एसेट्स हमने विद इन द ईयर यूज कर लेनी है, एक साल तक के लिए होती है। उनमें क्या क्या है हमारे पास, देखिए एग्जांपल्स क्या क्या है। मैंने बताया था कैश, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो कस्टमर्स हैं जिनको हमने उधार सामान बेचा हुआ है, उधार में स्टॉक सेल किया हुआ है, जिनसे उधार में हमने इनकम की हुई है, अभी पैसा उनसे मिला नहीं है, मिलना है, उन्हें हम डेटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटे, तो ये हमारी क्या हो गई, करंट एसेट्स हो गई, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एसेट्स बेटे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? देखिए लायबिलिटीज क्या है बेटा? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है, मीन्स इसे हिंदी में कहते हैं दायित्व। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? दायित्व, देनदारी। जो पैसा आपको किसी का लौटाना है, वापस देना है, वो सारा क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाती है। आपने किसी से बोरो किया हुआ है, किसी से लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है पैसा, वो सारा अमाउंट क्या कहलाएगा? आपका लायबिलिटीज कहलाएगा। और लायबिलिटीज हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है कौन सी बेटे? एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और बेटे एक होती है क्या? करंट लायबिलिटीज। ये भी सेम एसेट्स की तरह होती है, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट कौन सी होती है बेटे? नॉन करंट वो होती है विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर। वो लायबिलिटीज, वो देनदारी, जो पैसा आपको 1 साल के बाद देना है। यानी कि कोई आपने बैंक से लोन लिया हुआ है 5 साल के लिए, तो वो आपने 5 सालों में पे करना है ना, 1 साल के अंदर नहीं देना। तो 5 साल तक वो लोन चलने वाला है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में वो इस हेड में वो आएगा। ठीक है, बैंक लोन, होम लोन लेते हैं हम लोग, घर का लोन लेते हैं, 20-25 साल चलता है वो लोन, तो वो सब क्या है? वो सब हमारा नॉन करंट लायबिलिटी कहलाता है। ऐसे बिजनेस के अंदर बड़े बड़े लोन चलते हैं, मॉर्टगेज लोन हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका होम लोन हो गया, या कोई भी लोन ले रहे हो आप, बिजनेस के अंदर भी बिजनेस लोन ले रहे हो, ठीक है, वो सारे लोन क्या होंगे? आपके नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे, अगर वो 12 महीने से ज्यादा के लिए लिए हैं आपने। ठीक है, और ये कौन सी होती है करंट लायबिलिटीज? विच आर बेटे पेबल आफ्टर 1 ईयर। यानी कि वो लायबिलिटीज जो आपने 1 साल के अंदर पे करनी है। सॉरी, मैंने आफ्टर लिख दिया, यहां पर यहां पर आना है आपका विच आर पेबल विद इन 1 ईयर। वो लायबिलिटीज जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहने वाले हैं बेटा करंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं, जिनको हम 1 साल के अंदर पे करेंगे। वो क्या हो सकती है? सपोज कीजिए, एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको क्या क्या होंगी। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटे? अभी हमने एक नाम लिया था डेटर्स एसेट्स के अंदर। डेटर्स कौन थे? जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है, उन्हें डेटर कहते हैं, वो कस्टमर होते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार माल लिया हुआ है, हमने खरीदा हुआ है, ठीक है, उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। उनको हमें पैसे देने, हम उनको पैसे देंगे जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे, माल बेचने के बाद। हमने उनसे उधार में लिया, आगे बेचा, पैसा आया, उनको पैसा दे दिया, वो क्रेडिटर्स होते हैं। लेनदार, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, जो हमसे लेने वाले हैं पैसा। तो इसलिए क्रेडिटर्स क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, 4-6 महीने हम किसी 4-6 महीने में हम पेमेंट कर देते हैं सामने वाले की, तो इसलिए वो क्रेडिटर कहलाता है। विद इन द ईयर पे कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है? करंट लायबिलिटीज में आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी खर्चा आपका क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर आपने इक्वेशन, अकाउंट इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, देखा था,
हमारा तो उसमें देखा था, आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव लायबिलिटीज होती हैं। क्यों होती हैं आप समझ लेते हैं, क्योंकि वो हमने कोई भी एक्सपेंस ऐसा है जो हमें पे करना था और हमने पे नहीं किया, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस जो हमें पे करना था और हमने वो पे नहीं किया तो वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग लायबिलिटी में कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो हमें पे करना है, वो हमारी देनदारी है, हमें देना है वो पैसा, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस, जो भी लायबिलिटीज आपके, जो भी पैसा आपको किसी का भी देना है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई शॉर्ट टर्म लोन है, बट विद इन द ईयर 12 महीने के अंदर पे करना है, तो हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी। कोई भी ऐसा एक्सपेंस, कोई भी ऐसी लायबिलिटी है जो हमें 1 साल के बाद पे करनी है, वो सारी हम क्या कहलाती है, नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। इसके एग्जांपल से अगर मैं लूं तो आपका बैंक लोन हो गया, ठीक है, एक होता है मॉर्टगेज लोन, जब भी बिजनेस कुछ सिक्योरिटी देके, बिजनेस कोई सिक्योरिटी रख के, कोई प्रॉपर्टी रख के जब लोन लेती है, उसे कहते हैं मॉर्टगेज लोन। ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी एसेट्स हमारी, वो सब कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटीज बेटे, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकम, इनकम क्या होती है, इसको हम लोग रेवेन्यू भी कहते हैं बेटे। रेवेन्यू इनकम एक ही चीज है, जब भी आपके पास पैसा आ रहा है, यानी कुछ एफर्ट्स करके कुछ दे के पैसा आ रहा है, आपने कुछ दिया है या सर्विस दी है या फिर आपने गुड्स दिए हैं, अगर आपने स्टॉक सेल किया है, माल बेचा है तो पैसा आ रहा है, तो उसे कहते हैं सेल्स, तो वो आपकी इनकम है। आपके पास, आपके बिजनेस के पास, आपके पास मतलब बिजनेस के पास एक रेंट, एक फ्लैट पड़ा था, फ्लैट थी या कोई कोई घर था, कोई हाउस था, वो आपने रेंट पे दे दिया, खाली पड़ा था, तो कभी बिजनेस के पास कुछ इनकम आती रहेगी, तो उसके लिए आपने वो रेंट पे दे दिया किसी टेनेंट को, तो उससे रेंट आ रहा है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। तो रेंट रिसीव क्या हो जाएगी बेटे, इनकम है। आपने किसी थर्ड पार्टी के लिए कोई काम किया है, कोई कोई सर्विस दी है उसको, उससे कमीशन मिल रही है ऑन कमीशन बेसिस, तो उससे कमीशन मिल रही है, तो कमीशन रिसीव्ड आपके लिए इनकम कहलाएगी बेटे, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, ये आपकी इनकम होंगे बेटे। ऐसे हमारे पास एक चीज आती है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बेटे, आपने जो अमाउंट किसी को पे किया है, अगर मान लीजिए आपको कोई स्टॉक खरीदना था, वो स्टॉक आपने 500 का मिल रहा था और आपको 400 में मिल गया, 100 रुपए डिस्काउंट मिला आपको, तो आपके लिए प्रॉफिट है कि नहीं है 100 रुपए का, तो उसे हम कह सकते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि वो डिस्काउंट जो आपको रिसीव हुआ, ठीक है। इसके अलावा और प्रॉफिट ऑन सेल, यानी कि वही माल, एक प्रॉफिट तो आपको खरीदने पे हुआ डिस्काउंट मिलके, और एक प्रॉफिट आपको बेचने पे हो रहा है, आपने वही माल जो आपने 500 का 400 में लिया, 100 का प्रॉफिट हुआ, फिर वो 400 का वाला आपने 700 में बेच दिया, 300 का प्रॉफिट वहां हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल, तो ऐसे जो प्रॉफिट है हमारे प्रॉफिट में आते हैं। इसके अलावा आपके पास होता है एक एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है बेटे, आपने कुछ लेने के बदले में पैसा दिया है, दैट मीन्स कोई भी आपने सर्विस ली है, कोई गुड्स लिए तो आपने पैसा पे किया, जैसे कि परचेज, आपने गुड्स परचेज किए हैं, उसके बदले में कैश दे रहे हो, कैश दे रहे हो तो माल आ रहा है, तो एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए परचेज क्या होगी, आपकी एक्सपेंस कहलाएगी। जिस तरह सेल्स इनकम है, ऐसे ही परचेज एक्सपेंस है, ठीक है। ऐसे ही कोई आपके यहाँ पे स्टाफ आपके नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को आप सैलरी पे कर रहे हो, तो सैलरी क्या एक्सपेंस है, क्योंकि बदले में आप उनसे काम करवा रहे हो अपने यहाँ पे, तो उन्हें सैलरी पे कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मजदूर लगाने पड़ गए आपको कहीं साइड पे कहीं पर, तो मजदूर लगा रहे हो, उसके लिए वेजेस पे कर रहे हो, मजदूरी दे रहे हो, तो वो वेजेस आपके लिए खर्चा है। आपने कोई ऑफिस ले रखा है रेंट पे, तो वो ऑफिस का रेंट जा रहा है, वो आपके लिए खर्चा है, ठीक है, ये एक्सपेंसेस है। इसके अलावा आपके पास एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं लॉस। लॉस क्या होता है बेटे, लॉस किसे कहते हैं बताओ, लॉस जहां पर आप पैसे तो पे कर रहे हो,
आपके पास से पैसा या उतने ही अमाउंट का कुछ आइटम जा रहा है पर आपको मिल कुछ नहीं रहा। जैसे कि आपके बिजनेस में चोरी हो जाती है, बिजनेस में चोरी चोरी होने पे क्या होगा बेटा, आपके पास से कुछ आया नहीं, चला ही गया आपके पास से, आपके बिजनेस में आग लग गई, कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय फायर, स्टॉक खराब हो गया, चोरी हो गई, स्टॉक चोरी हो गया आपके पास से, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये लॉसेस हैं। इसके अलावा आपको जो माल आपने बेचा वो आपने लिया था 500 रुपए का, लेकिन जब आप उसको सेल कर रहे हो 400 का बेच रहे हो तो 100 रुपए का क्या हो गया, लॉस। तो उसे कहते हैं हम लोग डिस्काउंट अलाउड, हमने उसे डिस्काउंट पे बेच दिया, ठीक है, डिस्काउंट ऑन या डिस्काउंट अलाउड कहते हैं उसको बेटे, ठीक है। या आपने माल बेचा उस पर लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल, ठीक है। ऐसे समझिए कि आपको जो माल था वो आपने 500 का लिया, ठीक है, 500 का मिलना था, बट जब बेचा तो वो 400 का बिका, 100 रुपए का लॉस हुआ, डिस्काउंट नहीं दिया आपने बट आपको लॉस फिर भी हो गया, तो लॉस ऑन सेल। तो ये लॉसेज हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस, चार हो गए, एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गई, रेवेन्यू हो गई, इनकम एक ही चीज है, ठीक है, सारा कवर हो गया बेटे। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटे, और उन क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये हमारी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम इसमें फॉलो करते हैं। और देखिए अभी जो हमने देखा कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सपेंसिव, रेवेन्यूज, लॉस, सब हमने देख लिया। अभी यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ऊपर, कैटेगराइज फॉलोइंग इनटू रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट्स। यहां पे कौन सा हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग रियल में क्या आएगा, नॉमिनल में क्या आएगा, पर्सनल में क्या आएगा, ये हमें यहां लिखना है, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां आएगी, बताया था मैंने अभी पिछले लेक्चर में, बिल्डिंग क्या होती है, एसेट्स होती है, वेरी गुड। और एसेट्स कौन से अकाउंट में आती है, पर्सनल अकाउंट में, शाबाश। बताया था मैंने बिल्डिंग क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, और सॉरी रियल अकाउंट, यानी कि एसेट्स रियल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि वो रियलिस्टिक है, वो वास्तविक चीज है एक, ठीक है। तो बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट में आएगी। इसके अलावा अगर मैं पूछता हूं सैलरी, हमने सैलरी पे करी है अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को, तो सैलरी कौन से अकाउंट में आएगी, रियल, नॉमिनल या पर्सनल में, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि वो क्या है, सैलरी एक एक्सपेंस है, और हमने रूल पढ़े हुए हैं, अभी रूल हमने देखे थे। तो रूल क्या था, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रूल के अकॉर्डिंग भी जो एक्सपेंसिव लॉसेस हैं वो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड में आते हैं, तो यानी कि एक्सपेंस कहाँ है, नॉमिनल में। तो सैलरी क्या एक्सपेंस है और एक्सपेंस कहाँ आएगा, नॉमिनल में, ठीक है। ये अकाउंट होता नहीं है, बस नाम के लिए अकाउंट है, इसलिए इनको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि एक हमारा डेटर है, मतलब कस्टमर है जिसको हमने सेल किया है उधार में, उससे पैसे नहीं मिले, राम नाम का, बताइए कहां पर आएगा, किस में आएगा, राम तो एक पर्सन है, तो पर्सन कहां आता है, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो राम यहां आ जाएगा, राम क्या है, ये एक डेटर है, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं एक श्याम है, वो क्रेडिटर है हमारा, वो उससे पैसे लेने हैं हमसे, हमने उससे उधार माल परचेज किया हुआ है, तो वो कहां आएगा, वो भी पर्सन है, तो वो भी कहां आएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो यहां आ जाएगा श्याम, ये क्या है, क्रेडिटर है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी अकाउंट्स आपको अपने क्वेश्चन में मिलेंगे वो आपने कैटेगराइज करने रियल में, पर्सनल में या नॉमिनल में। ऐसे ही मैं पूछता हूँ रेंट कहाँ आएगा, तो रेंट क्या है, नॉमिनल, क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है। ऐसे ही अगर लैंड है तो लैंड क्या है, बिल्डिंग, रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट्स है। इसके अलावा मशीनरी है, वो एसेट्स है आपकी, ठीक है। स्टॉक है, वो एसेट्स है। कैश बताया था, वो एसेट्स है, ठीक है। बैंक क्या है आपके लिए, बताइए, बैंक कौन सा अकाउंट में आएगा, रियल में, पर्सनल में या नॉमिनल में। बैंक क्या है, रियल, नहीं, गलत जवाब, पर्सनल अकाउंट है। क्यों, बैंक क्या है, बैंक क्या कर रहा है, बैंक एक बिजनेस है, बैंक भी अपना बिजनेस रन कर रहा है और इंटरेस्ट के थ्रू अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। तो बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। पर्सन आपके पर्सनल अकाउंट में
आपके 3 टाइप के पर्सन होते हैं। पहला कौन सा होता है? नेचुरल। एक क्या होता है? आर्टिफिशियल। और एक क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। ये 3 टाइप के पर्सन होते हैं आपके पास पर्सनल अकाउंट के अंदर। नेचुरल कौन होता है? हु आर क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, जो गॉड ने बनाए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल। और जो लोग गॉड को नहीं मानते उनके लिए नेचर, वो नेचर को मानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए नेचर मानते हैं। तो नेचर ने जो ह्यूमन क्रिएट किए हैं, जो भी ह्यूमन बींग बनाए उनके उनके कहते हैं नेचुरल पर्सन कहते हैं। जो नेचर से या फिर गॉड के द्वारा बनाए गए उन्हें हम नेचुरल पर्सन के नाम से जानते हैं। जैसे कि राम, श्याम, मैं और आप, हम सब क्या है? नेचुरल पर्सन हैं। इसके बाद क्या है? आर्टिफिशियल, यानी कि वो पर्सन जो हमने बनाए, यानी कि रोबोट्स हो गए। लेकिन रोबोट से तो हम बिजनेस करने नहीं वाले। तो जो बिजनेस है, ABCN कंपनी है, रिलायंस है, या फिर आपका और भी कोई कंपनी LNT है, दिल्ली मेट्रो है, ये सब कंपनीज हैं। इन सब कंपनीज को हम पर्सन तो मानते हैं, बट कौन सा? आर्टिफिशियल, यानी कि हु आर क्रिएटेड बाय लॉ। आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ोगे आप आगे, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो बनते हैं। बिजनेस के, कंपनीज के लॉज होते हैं, कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो क्रिएट होती हैं। तो उनको लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है उन पर्संस को, तो इसलिए उसे हम कहते हैं क्रिएटेड बाय लॉ। तो आर्टिफिशियल पर्सन जो बनाए गए हैं, ठीक है, नेचुरली नहीं बने, तो वो पर्सन हो गए। बैंक कौन सा मानोगे आप? नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल? बैंक खुद बनाया, हमने बनाया है। वेरी गुड, बनाया है, तो वो कौन सा होगा? आर्टिफिशियल। तो इसलिए बैंक क्या है? पर्सनल। ये वाले हम फिर कभी समझेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है ये, बाद में समझेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल के लिए 2 ही समझो आप, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 3 टाइप के पर्सन हमारे पास होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा हम बात करते हैं बैंक की। बैंक पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया कैसे है पर्सनल अकाउंट। कैश हो गया, डेटर्स यहां आ गए, क्रेडिटर्स यहां पर आ गए। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बताइए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताया था लायबिलिटीज होती हैं, लेकिन यहां कहां आएंगे? पर्सनल एक्सपेंस, इसमें अकाउंट में एक्सपेंस में नहीं आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। कैसे होते हैं मैं फिर कभी समझाऊंगा। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट जो थर्ड बचा है ना हमारा रिप्रेजेंटेटिव वाला, ये उसी में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सैलरी, रेंट यहाँ आ गए खर्चे। और कोई खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा, वो यहाँ पर आएगा। वो हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ये टेलीफोन बिल है, वो यहाँ आएगा। ठीक है, और इसके अलावा इंश्योरेंस है, वो खर्चा होता है साल का, वो यहाँ आएगा। इसके अलावा कुछ कन्वेंस वगैरह है हमारे, वो एक्सपेंसेस है, वो यहाँ आएंगे। स्टेशनरी के एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे। ठीक है, बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो लॉस होता है हमारा। लॉस कैसे होता है? आपके पास डेटर्स थे कुछ, उन डेटर्स ने पैसा लेना था लेकिन दिया नहीं, डेटर्स पैसा लेके भाग गए, या फिर उनके पास पैसा था ही नहीं, दिवालिया हो गया, तो वो पैसे डूब गए हमारे, उसे बोलते हैं बैड डेट। वो लॉस होता है, वो यहां पर आएगा। ठीक है, इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड हो गया, वो आपका यहां पर आएगा। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो आपके इधर आएगा। ठीक है, यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे आपके। ठीक है, इसके अलावा और जो भी एसेट्स आपको लगती है कि वो बिजनेस के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करवा रही है और बिजनेस उसको ओन कर रहा है, बिजनेस उसका मालिक है, वो सब यहां आने वाला है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में यही कुछ गिने चुने आइटम्स आते हैं, वो ये हो गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इन फॉलोइंग आइटम्स को, अकाउंट्स को आपने इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तो कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आएगा, इन बेसिस पे वो आप आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो
अब आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने सेकंड पढ़ा था, मॉडर्न अप्रोच। 5 अकाउंट थे उसमें हमारे पास, असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, कैपिटल और एक्सपेंस। ये 5 टाइप के हमारे पास अकाउंट हैं। अब इनमें अगर आपसे पूछता है कि आपको कुछ अकाउंट दे रखे हैं और कहता है कि इनमें कैटेगराइज करना है अपने असेट्स में, लायबिलिटीज में, एक्सपेंस में, रेवेन्यूज में एंड कैपिटल में, तो कैसे करोगे? कैपिटल में तो कैपिटल कहाँ गई? अच्छा कैपिटल लिखी नहीं है, कोई नहीं, इसे कैपिटल कर देते हैं। ये कैपिटल मान लीजिए, ठीक है, ये कैपिटल हो गई आपकी। ठीक है, तो कैपिटल है, यानी कि उसमें कोई और आइटम आने वाला नहीं है। कैपिटल सिर्फ वो आइटम आएगा जो बिजनेस ने ओनर में इन्वेस्ट किया है या बिजनेस ने विड्रॉ कर लिया है ओनर ने बिजनेस से, तो वो आइटम आने वाले हैं। लेकिन बाकी असेट्स अभी हम देख कर आ रहे हैं। असेट्स में क्या आएगा? बिल्डिंग, बिल्डिंग आएगी यहां पर, ठीक है। प्लांट, फिर से सेम चीज सब वही आएंगे जो हमने अभी देखी थी, रियल अकाउंट में आ रही थी, वो सब यहाँ आएंगे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंज ये है कि जो डेटर्स और क्रेडिटर्स वहां पर्सनल अकाउंट में आ रहा था, वो अब सारा असेट्स में ही आएगा, क्योंकि यहां पर कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो इसलिए आपके जो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जो थे वो सब यहां पर आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस या आपकी एक्रूड इनकम थी, ठीक है, ये बताई थी मैंने आपको चैप्टर अकाउंट इक्वेशन पढ़ाया था हमने, उसमें बताया था कि एक्रूड इनकम क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सब पढ़ाया हुआ है अकाउंट इक्वेशन में। आप उसको देख लेना, अगर नहीं देखा है वो लेक्चर तो देख लेना उसको, ठीक है। एक्रूड इनकम हो गई, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स होती है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, और कैश हो गया, और बैंक, जिसको बताया था मैंने, बैंक क्या है, एक पर्सनल अकाउंट में आता है, लेकिन यहां भी वो किस में फॉल करेगा? असेट्स में, क्योंकि यहां पर कोई पर्सनल अकाउंट अलग से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर बैंक भी किस में आएगा? आपका एसेट्स में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई भी लोन है, बैंक लोन है, वो आपका लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स हो गए, वो लायबिलिटीज है आपकी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो आपके लायबिलिटीज में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। एडवांस इनकम है, वो लायबिलिटी है आपकी। ये सब मैंने बता दिया है इक्वेशन वाले चैप्टर में। एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सब पढ़ाया हुआ है, इसमें देख लेना आप लोग वीडियोज में। बैंक लोन, क्रेडिटर्स, और क्या हो गया इसके अलावा? बिल्स पेबल। बिल पेबल क्या होता है? जिन क्रेडिटर्स को आपने बिल इशू कर दिया है, जिन क्रेडिटर्स को आपने बिल इशू कर दिया है 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, 90 डेज के लिए, उनसे एक बिल ले लिया है एज अ प्रूफ कि हम बाद में आपकी इस स्पेसिफिक टाइम पे आपकी पेमेंट कर देंगे, तो वो बिल क्रेडिटर्स जैसा ही होता है, तो इसलिए वो भी लायबिलिटीज में आएगा। एक्सपेंस में आपके सैलरी हो गई, ठीक है, रेंट हो गया, और बैड डेट्स भी आपका एक्सपेंस में ही आएगा, क्योंकि लॉस नहीं है यहाँ पर। बैड डेट्स हो गया, और एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है। जितने भी एक्सपेंस आप बिजनेस में कर रहे हो, स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी, पोस्टेज, स्टैम्प, ठीक है, XYZ, जितने खर्चे आप बिजनेस में कर रहे हो बिजनेस को रन करने के लिए, वो सब खर्चे आपके एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाएंगे। रेवेन्यूज में आपको बताया था मैंने, सेल्स हो गई आपकी, सेल्स हो गई, रेंट रिसीव्ड हो गया बेटे, और रेंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन हो गया, कमीशन रिसीव हो रही है आपको, ठीक है, कमीशन रिसीव हो गई। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बेटे, वो हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। तो कोई भी इनकम आपको रिसीव हो रही है वो यहां पर आ जाएगी। इसके अलावा एक होता है बैड डेट रिकवर्ड, वो पैसा जो डूब गया था वो अब रिकवर हो गया, तो वो आपके लिए क्या है? आपकी इनकम हो जाती है, तो वो इनकम में आ जाता है, ठीक है, रेवेन्यू इनकम कहते हैं।
तो ये आइटम्स ऐसे आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लेने। अगर आपसे क्वेश्चन आस्क करता है, पूछता है कि इनको कैटेगराइज करना है आपने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस एंड कैपिटल्स में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहां तक आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे टी शेप अकाउंटिंग, हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टी शेप अकाउंटिंग। टी शेप अकाउंटिंग ये क्या होती है? अभी हम देख रहे थे रूल्स, और हमने देखा कैटेगराइज करना होता है हम लोगों को ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को। लास्ट है टी शेप अकाउंटिंग इस चैप्टर में। टी शेप अकाउंटिंग क्या होती है? ये होती है जो टी शेप जैसी होती है, जिसमें दो साइड होती है हमारे पास। एक होती है बेटे डेबिट साइड, और एक होती है हमारे पास क्रेडिट साइड। ठीक है, यही दो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो यहां पर दो साइड हमारे पास है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसका ध्यान रखना है आपने। या तो कोई, जैसे बताया था रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच याद करिए आप, उसमें बताया था रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सेकंड था नॉमिनल अकाउंट, उसमें बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। थर्ड था पर्सनल अकाउंट, उसमें बताया था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और आपकी मॉडर्न अप्रोच में क्या बताया था? 5 अकाउंट थे, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे? डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट। और लायबिलिटीज, रेवेन्यूज और उसमें कैपिटल में क्या बताया था? इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगी तो डेबिट। अब सपोज कीजिए ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। क्या रूल याद करिए मॉडर्न अप्रोच का, जब इंक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट। इंक्रीज मतलब प्लस होगी तो क्रेडिट, जब डिक्रीज होगी मतलब माइनस होगी तो क्या? डेबिट। ऐसे आपको याद रख लेना है। अब बिजनेस ने जो ओनर है उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है और बिजनेस को स्टार्ट किया है कैपिटल से, तो यहां पर क्या आएगा बताइए? मान लीजिए जो राम श्याम है उसने कैश इन्वेस्ट किया है, कैश लगाया है, तो यहां पे क्या आएगा बेटे? कैश। ये कैश आ गया आपका 2 लाख रुपए मान लीजिए उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, 2 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कुछ टाइम के बाद उसने कुछ पैसा और लगा दिया बिजनेस में, लेकिन इस बार उसने चेक लगाया है, चेक से बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो कैसे आ जाएगा? बैंक के नाम से आ जाएगा। बैंक, 1 लाख की जरूरत पड़ी, उसने 1 लाख रुपए और लगा दिया। कुछ टाइम के बाद उसने क्या करा कि उसे कुछ नीड पड़ी पर्सनल, तो उसने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया, बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो कैपिटल कम हो गई, तो यहां आ जाएगा उसने कैश निकाला बिजनेस से 50,000। ठीक है, जब पैसा लगाया तो पैसा इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, जब पैसा विड्रॉ किया डिक्रीज हो गया तो डेबिट साइड में कैश। ठीक है, लास्ट में मान लीजिए इतनी ही बस ट्रांजेक्शन थी हमारे क्वेश्चन में, लास्ट में आप टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 3 लाख। डिफरेंस कितना आएगा? 3 लाख माइनस 50। यहां आप लिखेंगे बैलेंस CD, 3 लाख माइनस 50, 2 लाख 50। दैट मीन्स बिजनेस में अभी भी कैपिटल है कितने की? 2,50,000 की। ऐसे आपने इसको बैलेंस कर देना है टी शेप अकाउंट को। ये कैपिटल का भी हो सकता है, स्टॉक का भी, डेटर्स का भी, क्रेडिटर्स का भी, कैश का भी, किसी का भी हो सकता है। ये था कैपिटल का। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी एसेट्स है, कोई एसेट्स आपके पास है, कोई भी मान लीजिए मशीनरी है, मशीनरी है और एसेट का रूल याद कीजिए क्या था? जब भी इंक्रीज होगी, जब भी एसेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं बेटे? डेबिट होते हैं, यानी कि प्लस होगा। जब भी वो क्या होंगे? डिक्रीज, तो क्या होंगे? क्रेडिट। याद है कि नहीं? हाँ, तो ये रूल आपको याद रखने, इसी बेस पर सारे काउंटिंग आप करने वाले हैं। तो मशीन मान लीजिए जो आपने परचेज करी है, मशीन बिजनेस में आ रही है, परचेज करिए, तो क्या होगी? इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? तो इंक्रीज होने पे यहां पर आएगी, तो यहां लिखोगे परचेज, या अगर मैं कहूं परचेज करने पे आप क्या पे करके आओगे? कैश। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? कैश। आपने कैश में परचेज करी, मान लेते हैं 1 लाख की मशीन थी। ठीक है, इसके बाद आपको जरूरत पड़ी, आपने एक मशीन और खरीद ली कुछ टाइम के बाद, वो आपने चेक से खरीदी है, चेक से पे करके खरीदी है,
वो थोड़ी महंगी थी, 2 लाख की मशीन थी, वो आपने ले ली। इसके बाद मान लीजिए एक मशीन आपने और ली 50,000 की, 3 मशीन आपके पास हो गई। फिर इनमें से आपने एक मशीन बेच दी किसी और को, तो उसके बदले में कुछ कैश आया। मान लेते हैं 80,000 की आपने सेल कर दी एक मशीन, ठीक है। फिर मान लीजिए मशीन पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब भी किसी मशीन की किसी एसेट की वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन, मान लेते हैं डेप्रिसिएशन लग गया आपका 20,000 का, ठीक है। तो बस आपने ट्रांजैक्शन पहचाननी है कि बिजनेस की वो आइटम कहाँ फॉल कर रहा है, एसेट्स में है, लायबिलिटीज में, कैपिटल्स में, रेवेन्यूज में, किस में, उसके अकॉर्डिंग रूल फॉलो कर लेना है। बस सिंपल यही है टी शेप अकाउंटिंग। इसका आप बैलेंस कर दीजिए, कितना हो गया 2 लाख, 3 लाख 50 माइनस 1 लाख की ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे क्रेडिट में आ गई। बैलेंस क्या बचा बताओ? यहाँ बैलेंस आपका आ जाएगा कितना? 3 लाख 50 माइनस 1 लाख, 2 लाख 50,000 आपका बैलेंस आ गया मशीन अकाउंट का। बस सिंपल, इतनी सिंपल है टी शेप अकाउंटिंग आपकी। अगर मान लीजिए कैश अकाउंट होता तब भी ऐसे ही करते, इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अगर ये डेटर का अकाउंट है, किसी राम श्याम डेटर है उसका अकाउंट है, तो सेम एसेट वाला फॉलो करना है, इंक्रीज होने पे डेबिट और डिक्रीज होने पे क्रेडिट, ठीक है बेटा। तो ये हमें अकाउंटिंग फॉलो करने टी शेप अकाउंटिंग, सिर्फ इतना ही है इसके अंदर। आपने जो भी अकाउंट प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग रूल याद रखना है। अगर वो एसेट्स में फॉल कर रहा है तो एसेट वाला रूल फॉलो करना है, एक्सपेंस में फॉल कर रहा है एक्सपेंस वाला रूल फॉलो करना है। कोई भी अकाउंट है, कोई भी आइटम है, उसके अकॉर्डिंग उसका अकाउंट जानिए क्या है, उसका रूल ध्यान रखिए। एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, रेवेन्यूज कैपिटल लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो डेबिट। ये है मॉडर्न अप्रोच। आप इसे चाहते हैं फॉलो करना, इसे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करना तो आप उसको कर सकते हैं। उसमें रूल्स क्या थे? रियल अकाउंट में था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉर्मल में क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और लास्ट था पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये थे आपकी दोनों अप्रोचेस, टी शेप अकाउंटिंग, असेट्स, लायबिलिटीज, पर्सनल अकाउंट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, इनकम्स क्या होती हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है एक वीडियो के अंदर। सारा खत्म कर दिया है आपका पूरा बेसिक अकाउंटिंग का विद रूल्स, ठीक है। तो यहां तक चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।